इस वक्त करंट ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक सिनेरियोस चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी की क्या स्ट्रेटजीज हैं और कैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम ऑप्टिमम रिजल्ट्स को ड्राइव कर सकें। ठीक है, गदर टेक्सटाइल्स जैसे कि कॉर्पोरेट इसकी जो है वो 1988 में थी, 14,400 स्पिंडल से हमने स्टार्ट किया था और अब ऑलमोस्ट हम 360-70,000 स्पिंडल्स पे पहुंच गए। इन एडिशन टू स्पिनिंग जो कोर हमारा बिजनेस है, हम रिलेटेड शीट्स के ऊपर काम करते हैं जो मोस्टली एक्सपोर्ट्स हैं, और इसके अलावा एक छोटा सा हमारा डेयरी का सेगमेंट है। ग्रुप की कंपनी की साइज इट्स वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, बट ये एक्चुअली एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको हम रन कर रहे हैं। डिफरेंट रेवेन्यूज इस पे आज भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि किसी तरीके से इसको और फर्दर बिजनेस के अंदर इसको ऐड करें। दो प्लांट लोकेशन है हमारी, एक WNS KPK में है और दूसरी जो है हमारी कराची प्रोजेक्ट पे नियर लकी सीमेंट सुपर हाईवे है। ये चार बिजनेस कोर हमारे चार बिजनेस सेगमेंट एक्सप्लोर है। रिलेटेड बेडशीट्स या इसको वैल्यू एडेड सेगमेंट जिसको हम कहते हैं, डेयरी का जैसे मैंने बताया, और एक चौथा हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होती है। पास्ट में इन्वेस्टमेंट्स की थी ICI में जो लकी कोर इंडस्ट्रीज है, और इस तरीके से हमारा एक वो पावर प्रोजेक्ट है जो यूरो सिनर्जी के नाम से, तो इससे हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट की और डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न्स आते हैं और ये हमारी फाइनेंशियल्स पर, P&L पर, कैश फ्लोस पर रिफ्लेक्ट होते हैं। स्पिनिंग के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जहाँ जो हम स्पिन करते हैं उसमें समझ एक होलसेल मार्केट है हमारी गिदोन टेक्सटाइल के अंदर। उसमें कॉटन है, मैनमेड, सिंथेटिक, काउट्स की भी बहुत बड़ी रेंज है, आप सिंगल से लेकर 2 सिंगल तक बनाते हैं। तो एक कंप्लीट, जैसे मैंने बताया कि 14,400 से हम जब आज कोई 4.5 लाख स्पिंडल्स पर है, तो इसके अंदर ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे कस्टमर्स के लिए, लोकल और ग्लोबल। तो हमें एक बड़ी एज देता है अपने बिजनेस को कैप्चर करने में, प्लस जो बिजनेस के आपसे मांग आते हैं वो भी हमें इसमें बड़ा कंप्लीमेंट करते हैं। किसी वक्त कोई प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो हम अल्टरनेटिवली दूसरी प्रोडक्ट पे या दूसरे क्लाइंट्स पे जो ब्रांड है उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो वो हमें कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में काफी अच्छा एज देते हैं। ओके ठीक है, मगर ऐसे तो आवाज जाएगी, जा रही, क्लियर है, इको हो रही है, ओके ठीक है। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं निटेड शीट्स की, तो अगेन निटेड शीट्स के अंदर भी हमारे, हाँ वो माइक दूर किया है थोड़ा शायद, अच्छा ठीक है। आई थिंक मेरी आवाज तो वैसे आपको आ रही है, ठीक जी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं माइक को इग्नोर करते हुए बात करता हूँ तो प्रॉब्ली सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रे फैब्रिक है हमारे पास, पेनेटेड शीट्स हमारे पास हैं, जर्सी की शीट्स हैं, तो ये भी हमारी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और इसके अंदर हम इन दी पास्ट इसका वॉल्यूम कम था, लास्ट ईयर्स में कंपैरेटिवली बेहतर हुआ था, बट जो ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुए तो उस वजह से ये बिजनेस डाउन हुआ था। इस साल हम एक्सपेक्ट करें इंशाल्लाह कि हम फिर अपने नंबर्स को मैच करेंगे, तो इसमें भी हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करें फॉर नेक्स्ट ईयर। बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट अवार्ड जो होता है, जो हम एक BCR है जो ICAP और ICA में एक ज्वाइंट कोलेब्रेशन से उसको प्रेजेंट करता है, उसके अंदर हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो उसको असेस करते हैं, उसके डिस्क्लोजर्स को, उसमें कितनी डिटेलिंग की हुई है, किस टाइमली नंबर्स रिपोर्ट हुए नहीं हुए, और इसके अलावा कुछ उसमें ऐसी चीजें भी हैं इस अवार्ड के अंदर कि जो हम ओवर एंड बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें अवार्ड करते हैं वो पॉइंट्स। और हमें टेक्सटाइल सेक्टर में 3rd पोजीशन हमारी है, 2nd पोजीशन पे थे और स्लोली अब हम 3rd पोजीशन पर है। उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करें इस साल के वापस अपनी वो पोजीशन को, एटलीस्ट 2nd पोजीशन को गेन करें। टॉप 25 अवार्ड्स जो स्टॉक एक्सचेंज देती है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी ग्रोथ है, उसकी डिविडेंड की यील्ड है, और भी उसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें 20 या 21 में हमें वो मिला था। इससे पहले भी हम 3 साल तकरीबन हमें इससे पहले भी 19 में, 20 में नहीं शायद 19 में और 18 में प्रोबली, तो 3-4 साल हमें पिछले भी वो भी अवार्ड मिला है। ये बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज की, 25 कंपनीज है उसमें हम मतलब इसमें रैंक तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि वो रैंक क्या है, पर टॉप 25 कंपनी की जो क्राइटेरियाज हैं उसमें सिर्फ 25 कंपनीज को जो स्टॉक में लिस्टेड है अवार्ड मिलता है, उसमें वन ऑफ इट्स ए गदून टेक्सटाइल। इस साल में नहीं है। ठीक, इसके साथ हम जैसे हमने जो स्ट्रेटेजिक अपनी डेवलपमेंट की, इसमें हमने
एनर्जी, जो कि हमने लास्ट भी इस फोरम के ऊपर भी और डिफरेंट जितनी भी जगहों पर हमने बात की है कि जो एनर्जी की कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो उसको कंसिडर करते हुए कोई 2 साल पहले हमने प्लान किए थे अपने जनरेटर्स जो कि कंपैरेटिवली पुराने हो गए थे, इनएफिशिएंट हो गए थे, और हमने वो रिप्लेस कर दिए हैं विद अपडेटेड एफिशिएंट इंजन्स। तो हमारी जो पावर की कॉस्ट है एक्चुअली अगर आप देखोगे नंबर्स में भी तो वो आपको कंटेन्ड होती हुई दिखेगी, वो बढ़ती हुई इंक्रीजिंग, या अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड लेट्स से 50% का इंक्रीजिंग है तो आपको उसमें कोई 35-30% की इंक्रीज दिखेगी। अभी तो हम कंटेन करेंगे उसको, लेकिन फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम इसको और बेहतर करेंगे। प्लस हमने जो हमारी मशीनरी है वो भी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेस करते जा रहे हैं, और उसमें भी अगर आप कैपेक्स देखेंगे तो इस साल में भी हमारा सिग्निफिकेंट कैपेक्स हुआ है, जिसके अंदर मशीनरी रिप्लेस हुई है, प्लांट, ये जो पावर प्लांट है ये हमारा रिप्लेस हुआ है, और एक हमने पार्शल इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है और एनर्जी जनरेट हो रही है सोलर से, और पार्शल जो है वो इन प्लान है, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय एंड दिसंबर वो 100% लाइव हो चुका होगा। तो ये हमें एक एनर्जी सिक्योरिटी भी देगा, सस्टेनेबिलिटी को भी हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो इससे ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स भी हैं ईएसजी की हैं, तो हमारे जो एसडीजी की कंप्लाइंसेज हैं वो भी हम इसके थ्रू कवर कर रहे हैं, और प्लस हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी इससे इंप्रूव हो जाती है, ऑब्वियसली प्राइसेज हैं वो काफी हद तक कंटेन करती हैं, और ओवर एंड अबव जो आपका जो एक सस्टेनेबल आपको सपोर्ट करती है किसी भी इंडस्ट्री को, तो इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करती है, और वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए भी काफी हद तक वो फेवरेबल है। ठीक है जी, ये हमारे लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड्स हैं। जीपी रेशियो जैसे 2022 था वो कंपैरेटिवली बड़ा विंडफॉल प्रॉफिट था, उसमें मोस्टली इसमें इन्वेंट्री गेन्स थे, प्लस उस वक्त जो ग्लोबल डिमांड्स थी वो बहुत हाई थी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड थी पूरी दुनिया में, तो इस वजह से हर कोई उस वक्त प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहा था, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट था जो हमारे नंबर्स में आया था, रिफ्लेक्ट हुआ था। अदर देन दैट हमारा जो इसमें मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है वो हमारा करंट रेशियो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लिटिल अबव 1 है, जो कि काफी हद तक रैशनलाइज्ड है, काफी हद तक बेहतर है। ये थोड़ा सा हो सकता है फ्यूचर पीरियड में डिस्टॉर्ट करेगा, बट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको 1 के क्लोजेस्ट टू 1 रखेंगे, ये और ज्यादा डिटोरिएट नहीं करेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हमारे थोड़े से इंक्रीज हुए, डेटर्स अगर हम देखते हैं तो रिड्यूस हुए, और क्रेडिटर टर्नओवर भी मोर लेस सिमिलर है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो साइकिल है वो मोर लेस उसी लाइंस पर है। इन्वेंट्री की इंक्रीज होने की जो मेन रीजन थी वो कि जैसे प्रोडक्ट जो चेंज हुई तो उस वजह से हमारा जो इन्वेंट्री इन हैंड थी वो हमारे पास रह गई, उसकी ऑल्टरनेटिवली जैसे मैंने बात की थी कि हम अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करते हैं, अगर डिमांड सप्लाई का गैप आ रहा है तो हम अपनी प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं, तो वो चेंज की वजह से जो हमारे पास इन्वेंट्री थी वो थोड़ी सी बिल्ड हो गई थी। ये 5 इयर्स के वही अगेन ट्रेंड्स हैं कि कितने नंबर से लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर, जैसे कि सेल्स का हमारा 5 इयर्स का बल्कि शायद जो है आपका ओवर द लाइफ हाईएस्ट नंबर्स हैं, तो ऑलमोस्ट 58 बिलियन है। इसमें भी ऑब्वियसली जो सिनेरियो चेंज हुआ इकोनॉमिक आधे साल के अंदर लेटर हाफ में, उस वजह से इसका इम्पैक्ट आया, अदरवाइज शायद हम ये 65 बिलियन क्रॉस कर जाते। प्लस जीपी रेशियोज भी ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आया क्योंकि प्राइसेस चेंज हुई, ग्लोबल डिमांड्स कम हुई, एनर्जी प्राइसेस चेंज हुई, और रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हुई, तो उसने एक इम्पैक्ट किया। जो सिग्निफिकेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हर बिजनेस को इस वक्त पाकिस्तान में, ग्लोबली भी बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट है, वो इंटरेस्ट रेट है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने जो कैपेक्स किया था वो भी सिग्निफिकेंट किया था। कैपेक्स है ओके, तो हमारा जो कैपेक्स था वो भी सिग्निफिकेंट था, एक तो उसने भी हमें इम्पैक्ट किया क्योंकि जब हमने कैपेक्स किया था वो तो बहुत पुराना कमिटेड कैपेक्स था, 21 का, मिड 21 का, लेट 21 का था, और उस वक्त मशीनरी की डिमांड जरूर से ज्यादा थी ग्लोबल मशीनरी की, और उसका जो सप्लाई का टाइम था वो 1.5 साल, 2 साल, इवन 2.5 साल प्लस था। तो अब जो मशीनरी आनी शुरू हुई है तो मशीन एक तो बिजनेसेस भी इफेक्ट हो गए हैं, और उसके ओवर एंड अबव जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी वो उस वक्त कोई हमने एक्सपेक्ट की थी 3% जो सब्सिडाइज गवर्नमेंट के रेट से उस पर, और अब जो मशीनरी मटीरियलाइज हो रही है वो सारे कमर्शियल रेट्स पर हो रही है, तो एक ये बहुत बड़ा इफेक्ट है जो तकरीबन पाकिस्तान की सब एंटिटीज, जितनी भी एंटिटीज हैं, जिनकी भी जो भी थोड़ी बहुत भी लेवरेज है, उनको भी बहुत बैडली हिट कर रही है। तो ये एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, और ये सिर्फ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान का या गदूम टेक्सटाइल का प्रॉब्लम नहीं है, वो इस वक्त दुनिया में हर कंपनी और हर कंट्री का, हर इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बाहर से जो कस्टमर्स हैं उनकी भी डिमांड कम हो रही है, तो वो बिजनेस को भी इफेक्ट कर रही है, और साथ साथ उनकी फाइनेंशियल भी एक इम्पैक्ट, उनको भी, कंपनीज को भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है।
ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा अगर कैपेक्स दिखेगा तो तकरीबन 11 बिलियन का हमारा कैपेक्स है, ठीक है, जो हाईएस्ट एवर है इस पूरे पीरियड में। अगर आप देखें 5 इयर्स में, तो इतना कैपेक्स, यूजुअली हम कैपेक्स जो हमारा प्लान करते हैं वो मोर और लेस टू डिप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि पिछले सालों में काफी हद तक, एक तो साल बहुत अच्छा था, प्रॉफिट्स दिख रहे थे काफी, और उसके ओवर एंड अबव जो सप्लाई का जो टाइमलाइन थी वो बहुत ज्यादा लंबी टाइमलाइन थी, तो उसको कैटर करने के लिए हमने मशीनरी की कमिटमेंट्स की थी, और सारी मशीनरी एक साथ आई है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल कॉस्ट पे भी दिख रहा है, और इतना बड़ा जो 11 बिलियन का कैपेक्स है, एक इम्पैक्ट है। बैलेंस शीट में जैसे हमने बात करी, 11 बिलियन का तकरीबन हमारा जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डिफरेंस है, प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जिसमें हमारी आईसीआई और लकी लकी कोर इंडस्ट्रीज और यूनस एनर्जी जो हमारी विंड पावर कंपनी है वो है सस्टेनेबिलिटी के लिए। स्टॉक इन ट्रेड जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग द पीरियड जो सडन चेंज आया है सिनेरियोज में, डिमांड सप्लाई में, और एक 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 हिडन प्रेशर था टूवर्ड्स के जो इम्पोर्ट कटेल हुई हुई थी, तो उसमें एक डाउट था कि शायद इम्पोर्ट और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो लोगों ने, हमने भी और दूसरे लोगों ने भी, उन्होंने इन्वेंट्रीज कहीं कहीं पे बिल्ड की थी, तो एक ये वन ऑफ द कंपोनेंट इन इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड में एक ये कंपोनेंट भी शामिल है। अदर देन दैट हमारा तकरीबन इन लाइन है सब चीजें। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जैसे हमने देखा था कि हमारे पास 4 बिलियन का तो हमारे पास सब्सिडाइज मेच्योर हो गया है, 4 बिलियन, लिटिल अबव 4 बिलियन, अराउंड 5 बिलियन का, इसमें क्योंकि थोड़ा सा नीचे करंट पोर्शन में भी चला गया। अदर देन दैट ये हमारा सारा लॉन्ग टर्म है, और ये सब्सिडाइज नहीं है, ये कमर्शियल रेट्स पे सारा फाइनेंस लिया हुआ है। ठीक है, सेल्स के नंबर्स की हमने अपनी ओवरव्यू में टॉप पे बात कर ली थी, बट फिर भी इसके प्रॉफिट्स के रेशियोज हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट का जैसे हमने बताया सिग्निफिकेंट है। लास्ट टाइम पूरे साल की कॉस्ट 546 यानी कि तकरीबन 54 करोड़ रुपए थी, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 2 बिलियन प्लस हो गई है। और अगेन ये वाले जो 2 बिलियन है इसके अंदर भी काफी हद तक रिड्यूस रेट्स पर अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमारे पास कुछ सब्सिडाइज भी था, कुछ ईआरएफ के लोन से वो सस्ते थे। अब जो इसका इम्पैक्ट है शायद नेक्स्ट ईयर्स में वो ज्यादा डैमेजिंग होगा, ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। रीजन इसके अब सारे रेट फुल रेट्स पे चले गए। शेयर ऑफ प्रॉफिट जैसे मैंने बताया, इसमें वन ऑफ प्रॉफिट है तकरीबन 1 बिलियन का, आईसीआई, इसमें 1 बिलियन जो है वो आईसीआई का एक कंपोनेंट है, जो आईसीआई ने अपनी शेयर्स सेल किए थे मोरिनागा के, वो वन ऑफ है, वो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगा। अदर देन दैट हमारे ये रूटीन के जो आईसीआई से शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, या यूनस एनर्जी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, ये वो चीज है। सुपर टैक्स ने भी हमें इम्पैक्ट किया तकरीबन। ओके, तो सुपर टैक्स का भी हमारा एक इम्पैक्ट ने हमें हिट किया है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर अगेन वही कि जो अब ड्यूरिंग द पीरियड जब आप फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट करते हैं तो हमारी प्रोविजनिंग नहीं हुई होती है, तो लास्ट क्वार्टर को इसने मेनली हिट किया था पूरे साल का, और इसके ऊपर जो एक डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट आता है वो भी ऑब्वियसली नॉन कैश है, लेकिन डेफर्ड टैक्स का भी एक इम्पैक्ट आता है। ठीक, चैलेंजेस जैसे हम बता रहे हैं, इस पूरी प्रेजेंटेशन में हमने जर्नल भी बात की कि ऑपरेशनल कॉस्ट, यस वो सैलरी की कॉस्ट है, इंक्रीज होनी है, पावर की कॉस्ट है, इंक्रीज होनी है, ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी है। लकीली समहाउ डॉलर का रेट मेंटेन कंटेन हो गया, अल्लाह को पता है कितने दिन रहता है और कितना बेनिफिशियल है फॉर द कंट्री, बट फिलहाल जो एक इंक्रीजिंग कॉस्ट थी वो एटलीस्ट रुक गई है। उसका इम्पैक्ट भी इनडायरेक्टली कुछ हद तक एक सर्टेन टाइम के बाद एक्सपोर्टर्स को, खास तौर पर टेक्सटाइल को, वो फिर इम्पैक्ट करेगा किसी वक्त, लेकिन अब वो जो उसका बैलेंस है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, वो एक सब्जेक्टिव मैटर है कि वो किस वक्त ब्रेक इवन करता है, अदरवाइज आपकी इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी और एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, होपफुली उसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट्स, और अब तो इंटरेस्ट रेट कंटेन हो गया, बट इन द पास एक एक 1.5% से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, प्लस जो डीवैल्यूएशन, सडन अब्रप्ट डीवैल्यूएशन थी और उसके बाद वापस उसी तरीके से रिवर्सल का होना, ये बिजनेस को बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस हम ये सोच के करते हैं कि हमें शायद एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन हाई रेट्स पर होंगी, सडनली वो लोग रुक जाता है या रिवर्स आ जाता है। कुछ जगहों पे जब हम इंपोर्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, तो हमने रिड्यूस या किसी वजह से उसको अर्ली सेटल करा दिया और आज वो रेट रिड्यूस हो गया। तो हर बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, लेकिन कोई भी चीज अब्रप्ट तेजी से होती है तो उसका एक इम्पैक्ट आता है।
टेक्नोलॉजी के लिए हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हमारी अपनी सस्टेनेंस के लिए भी जरूरी है, उससे एनर्जी एफिशिएंसीज आती हैं, उससे प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा। इन हाउस पावर जनरेशन जैसे हमने बात की कि एनर्जी सिक्योरिटी को हमने डिफरेंट मिक्स के साथ मैनेज किया हुआ है। कराची प्लांट में हमारे पास डिफरेंट मिक्स है, अमज़ी प्लांट में हमारा डिफरेंट मिक्स है, फर्नेस भी है, गैस भी है, कुछ हद तक सोलर है, कुछ हद तक वापडा है। तो इस कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ बहुत हद तक बेहतर हम सप्लाई अपने कस्टमर्स को कर सकते हैं। और ग्रुप का अल्लाह का शुक्र है कि ग्रुप की ओवरऑल स्टैंडिंग बड़ी अच्छी है, तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी वक्त भी। फ्यूचर की जैसे मैंने फ्यूचर के अंदर भी जैसे मैंने बात की कि इकोनॉमिक सिनेरियोज रीजनल भी सब चेंज है इस वक्त। एक रीसेंट जो 2 दिन पहले का जो एक अटेम्प्ट है इजराइल और फलस्तीन की वॉर का, ये अब कितना बड़ा इम्पैक्ट और फर्दर किसी वजह से खुदा ना खास्ता क्रिएट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियोज में। वो क्योंकि ऑयल की प्राइस उससे लिंक्ड है, एक ओवरऑल एक सिचुएशन, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो कोई भी बिजनेसेस अपने डिसीजन ऑन होल्ड पे ले जाते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। प्लस आपकी ट्रेवलिंग, आपकी ग्लोबल सारे रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें अपनी जगह पे प्रॉब्लम्स करती हैं। तो एक ये इम्पैक्ट है जो कि ये बिल्कुल रीसेंट इम्पैक्ट है, ये कंपनी को और ओवरऑल पूरे मुल्क को भी इम्पैक्ट करेगा। ग्लोबल जितनी भी इकोनॉमीज हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज, उनको भी इम्पैक्ट करेगा। आईएमएफ के साथ जो सेकंड ट्रांच है वो भी बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि अपेरेंटली अभी तक कुछ उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस तरह से पूरी नहीं हुई है। समहाउ गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है, तो अब डिपेंड करता है कि वो क्या होता है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अभी तक समझ में आ रहा है वो एनर्जी प्राइसेस का है, कि एनर्जी जो गैस की प्राइस है उन्होंने काफी हद तक उसको इंक्रीज करने की बात की है, बट अभी तक गवर्नमेंट ने उसको मैनेज किया हुआ है। अगर वो इंक्रीज करती है तो उसका हर एंटिटी के ऊपर अगेन एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हर इंडिविजुअल के ऊपर एक्चुअली आएगा, क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट है प्राइस। करेंसी की जो सिचुएशन है वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा इनपुट इन एंड आउट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेशियो है, वो समहाउ अभी बैलेंस हुआ है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कुछ जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट को आप रिड्यूस करते हैं तो लोग स्पेंडिंग करते हैं, इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट को कटेल करते हैं तो जो कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इकोनॉमीज हैं, वो स्लो डाउन होती हैं। तो ये इसका एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब जैसे ही गवर्नमेंट एक सर्टेन लेवल की कह लें कि कंसिस्टेंसी पे आती है, मेच्योरिटी पे आती है, वन साइड इलेक्शन होते हैं नहीं होते, तो उसके बाद ये जरा सिनेरियोज और क्रिएट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे अभी हमने बात की कि इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि जो आईएमएफ का बेल आउट है, ये जो सेकेंड ट्रांच है, ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो रोल प्ले करेगा अपना। इसके अलावा हमारा जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी के ऊपर कंटिन्यूस हम अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ मशीनरी को हम प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर हमें वो सूट नहीं कर रही तो हम उसको डेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा कैपेक्स कर चुके हैं। तो वो एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन है, क्योंकि हमारी एक रेपुटेशन भी है, हमारी एक कमिटमेंट है, हमारे बिजनेस के लिए भी रिक्वायर्ड है, बट फिर भी हम उसको प्लान कर रहे हैं कि हम उसको किस तरह से मैनेज करें। रैशनलाइज कॉस्ट हम ऑलवेज जिस हद तक कर सक रहे हैं, प्रोक्योरमेंट जैसे अभी लोकल कॉटन है हमारे पास, वो अच्छे रेट्स पर है, वो हम मैक्सिमम जितनी अच्छे लेवल पे बाय कर सकते थे हम बाय कर ली है हमने, कुछ हम बाय कर रहे हैं। तो होपफुली कि वो भी हमें इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट रीप करके देगी। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो प्लीज वन बाय वन कीजिएगा। उसको टाइम है क्वेश्चन। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी 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 जी। देखिए, रिजर्व के लिए हमने पहले भी हमारी जो डिस्कशंस हुई है उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिजर्व्स एक्चुअली, रिजर्व्स हमारे पास कोई कैश की सूरत में नहीं है। हमारे पास अगर आप देखें ना तो एसेट्स हैं 20 बिलियन के, ठीक है। ये सारे के सारे रिजर्व्स जो हैं ये प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं और एसेट्स में पार्क होते जाते हैं। तो ये एक्चुअल रिजर्व्स नहीं है, ये सारे एसेट्स में पार्क हैं, ये रिजर्व्स लिक्विड नहीं है। और अगर हम रिजर्व्स आज लिक्विड होते तो हमारे पास ये बैंक की बोरोइंग नहीं होती। जी जी। तो रिजर्व ये कैश रिजर्व्स नहीं है, ये अकाउंटिंग रिजर्व्स हैं जो हमने क्रिएट किए ओवर द पीरियड ऑफ, देखें जैसे हमने प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट अर्न होने के बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कुछ री इन्वेस्ट हुआ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। तो जो आपका प्लांट बढ़ रहा है वो उसी पैसे से बढ़ रहा है जो ओवर द पीरियड हमने अर्न किए हैं। जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप देखें ना इस साल का एक कैपेक्स, ये जो आपका 11 अरब के जो हमने खर्चे किए हैं, ये उसी रिजर्व्स का पार्ट है। जो प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर अर्न किया 5.7 बिलियन।
गदून में एक्सपेंशन मैंने आपको पहले बताया सबसे कि हम 14,000 स्पिंडल पे थे, आज हम 3,80,000 स्पिंडल पर हैं तकरीबन। तो वो कैसे पहुंचे? नहीं नहीं, इस साल नहीं, ये तो 20 अरब का जो रिजर्व, ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता गया है ना। पिछले साल देखेंगे तो 5 अरब कम था, 4.25 अरब कम था, उससे पीछे साल जाएंगे तो 5 अरब कम था। तो वो जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एक्चुअली अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें से जो कैश जनरेट होता है वो कैश री इन्वेस्ट होता है प्लांट एंड मशीनरी पे, कुछ बैंक से बोरो करते हैं, कुछ ये जो प्रॉफिट होता है इक्विटी जिसको कहते हैं वहां से इन्वेस्ट होता है। इन्वेंटरी डेज मैंने आपको बताया था 147 डेज हैं। पिछले साल की जी, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट प्लेटर 23 बिलियन। जी मैंने आपको बताया था ये अपनी प्रेजेंटेशन में कि हमने वो इन्वेंट्री को बिल्ड किया था, उसके दो रीजन से। एक रीजन ये था कि उस वक्त इंपोर्ट कर्टेलमेंट थी, अगर आप लोगों को शायद ध्यान हो तो नवंबर दिसंबर के बाद गवर्नमेंट ने बड़ा रिस्ट्रिक्ट बैंक्स को कर दिया था कि वो इंपोर्ट की एलसीज भी नहीं खोल रहे थे और रिटायर भी नहीं कर रहे थे। उस चीज को कंसिडर करते हुए हमने अपनी इंपोर्ट की एलसीज थोड़ी सी जल्दी खुलवाई थी। ओवर एंड अबव हमारा जो नॉर्मल सेल्स का मिक्स था उसमें वो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट थी हमें, जो इकोनॉमिक सिनेरियोज चेंज होने की वजह से चेंज हो गई, तो हमने अपनी सेल्स की जो मिक्स थी वो चेंज की, तो ये इन्वेंट्री हमारे पास बिल्ट हो गई। नहीं, हम तकरीबन आप समझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के हम कोई 40% के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं, 35% डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50%। कॉटन यान एक्सपोर्ट, देखिए हम यान भी एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कम है, हमारा जो शीटिंग वाला साइड है ना, हमारा अपना यान जाता है हमारी वैल्यू एडेड बिजनेस के अंदर, वहां से शीट्स बनती है, वहां से एक्सपोर्ट होता है। तो वो तकरीबन हमने 24 मिलियन डॉलर्स की तकरीबन एक्सपोर्ट की है, 23 पॉइंट, और यान की 24 मिलियन वैल्यू एडेड है जो शीटिंग है, और 10 मिलियन डॉलर्स यान की तकरीबन। जी बिल्कुल वही है, 100% वही है, वही बिजनेस है। आपको जो अपना बिजनेस था वो आपका इस बिजनेस, जी बिल्कुल, आपका 3,80,000 लेकिन 3,75,000 वही, जी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। सर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही कम हो गया इस साल। ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का मकसद मैं ये समझता हूँ एफिशिएंसी कम कि आपका एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ा। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, एक सेल्स होती है और एक कॉस्ट होती है, ठीक है। तो कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि पावर की कॉस्ट बढ़ गई, दूसरी चीज रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, तीसरी चीज आपकी जो सेल्स प्राइस थी वो जो साल के शुरू में थी, साल के आखिर में वो सेल प्राइस नहीं थी सेम प्रोडक्ट की। अगर सर सेल प्राइस जो होती है, जो आपने कहा सैलरीज बढ़ाए बढ़ती है, बोनस भी होता है उसके साथ, इंसेंटिव्स भी होते हैं, सर वो डिपेंड करते हैं सेल पे, अगर होते हैं तो वो बढ़ते हैं। कई कंपनियों का है, हम उनसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी क्यों कम हुई, आपने क्या कट मारा है, कट नहीं है, सेल कम हुई इसलिए सैलरी पे। जी बिल्कुल, आपने पहले ही सब एज्यूम कर लिया कि हम बढ़ाएंगे सब, तो सर आपने अपने खर्चे कोई कम नहीं किए, सेल कम हो रही, आपने खर्चे शाहाना इतने रखे हैं, ये वैल्यूएटेड वो है जो आपका था नहीं, ये आपने हम लोगों से लिया, बदल टेक्सटाइल के तौर पे लिया, और इंतहाई आपने जालिमाना इस पर रेशो रखा था 1.99 का। 1.99 का मतलब ये कि जिसका भी कोई भी फॉल्यू होगा उसका एक शेयर जाया होगा आपके खाते में आएगा। तो सर ये जब जुर्म शुरू होगा तो जुर्म इसी तरह रहेगा। आपने जवाब दिया कि जी जो प्रॉफिट होता है इनको कहा कि जी कैश सूरत में नहीं, सर कैश सूरत में तो आपने उसको लिक्विड आए, आपके पास लिक्विड थे कैश, आपने उसको ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी में, अच्छा, और जो भी एसेट्स पे ट्रांसफर आपने किया, मैनेजमेंट ने किया, जी जी सर मैनेजमेंट ने किया, आए वो कैश सूरत में आपके पास थे। आपने कहा जी प्रॉफिट होता है हमको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर कुछ इन्वेस्ट करता है, हमने शेयर होल्डरों को आपने 3 साल में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया सर, उसका जरा फिगर बताइए, कितने अरब रुपए आपने ट्रांसफर किए सर, आप जरा फिगर। देखिए हमारे पास लास्ट ईयर हमने दिया है 20 रुपए डिविडेंड, ठीक है, और उससे 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 ईपीएस क्या दिया। देखिए मैंने एक बात बोली आपको, आप वो फिर एक तो आप पहले फाइनेंशियल्स एक दफा फिर से देख लें, ठीक है, वो फाइनेंशियल्स में देख लें कि आपको जो कैश प्रॉफिट आया ना वो कितना है। तो डिविडेंड जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो एक तो नंबर वन कैश से होता है, दूसरी चीज, ठीक है, मेरे पास जो आपका जो ईपीएस है जो इस साल आया 117 117 रुपए, आपने कितने दिए उसमें से? इस साल तो नहीं दिए ना हमने, बिल्कुल, ठीक है, पिछले साल आया 204 रुपए, कितने दिया? 20 रुपए, 10% भी नहीं दिया। 20 रुपए तो हो गया ना 10% से, 20 रुपए 200 से 204, अच्छा चलें ठीक है 9 ठीक है, अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा उससे पिछले साल 126 रुपए ईपीएस आपने कितना दिया था? सही है,
₹12 वो भी 10% नहीं था सर। 90% जो है वो आप इसको सर ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें और फिर जो है कैपेक्स कर रहे हैं। अभी आपने जिस तरह बताया कि हम कुछ मशीनरी प्रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सर कोई आपके पैसों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सर। कभी आप सोचते हैं कि ले लें, कभी सोचते हैं ना लें। हमारा नाम है, आप अपना नाम के चक्कर में सर आपका नाम। अच्छा देखिए मैं जी जी हम शेयर होल्डर हैं सर, आपके नाम के चक्कर में सर तबाह तो हम हो रहे हैं ना सर। देखिए मेरी बात सुने, एक तो पहली बात ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है, ये जीएम नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई ऐसा कंसर्न, मेरी एक सेकंड बात सुने ना। देखिए आप फोरम गलत यूज करेंगे तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1, आप अगर शेयर होल्डर हैं, ईओजीएम करते हैं, आपका कंसर्न है, डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं, आप उसमें आ सकते हैं, अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं। नंबर 1, अभी हम ये बता रहे हैं आपको कि जो कंपनी की जो सिचुएशन हो गई, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके हवाले से अगर हम बात करेंगे वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ना कि हम इस चीज पे बात करें। आपका डिविडेंड के ऊपर कंसर्न था? जी जी बिल्डिंग में अपनी परफॉर्मेंस बताने आते हैं ना। जी जी वही मैं नहीं वही मैं बात कर देखें। परफॉर्मेंस है ना। आज ऐसे सीएम आप बता रहे हैं कि हमने कोई मशीनरी मंगाई थी, ज्यादा मंगा ली। नहीं, ज्यादा नहीं मैंने आपको ये बोला कि हमने 11 बिलियन रुपीस स्पेंड किए इस साल में, ठीक है। आगे हमें सिचुएशन दिख रही है कि जो इंटरेस्ट के रेट्स हैं, ये किसी ने भी फोर्स नहीं किया था कि इंटरेस्ट के रेट 24% पे पहुंच जाएंगे। अगर किया होता शायद तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। जो भी ये चीज है, ये उस चीज को कंसिडर करते हुए की है। आज 11 अरब रुपए पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल सबके वीक हो गए। अगर ये 11 अरब रुपए के ऊपर 5 अरब रुपए और स्पेंड कर देते हैं तो उसका और बड़ा इफेक्ट आएगा। तो वो शेयर होल्डर का नुकसान होना है, ये कोई मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं है। वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर कम हो रहा है। सर एक तो आपने जो ये बात आपने की ना कि ईओजीएम नहीं है, वो ईओजीएम नहीं थी, एजीएम होता है। हाँ जी एजीएम, जी एजीएम बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी बात ये, जब गवर्नमेंट ब्रीफिंग का जब नोटिस आता है उसमें शेयर होल्डर इनवाइटेड होता है। जी मैंने तो आपको मना नहीं किया कोई चीज का। आपने बात जो की कि वहां करें आप नहीं, अच्छा ठीक है, जी। अच्छा, दूसरी बात ये सर, अगर आपको अगर ये जवाब नहीं देने थे, डायरेक्टर से लेने थे, डायरेक्टर को बुलाना चाहिए था। तो डायरेक्टर जो है ना वो आसमान से नहीं उतरे, दूसरे देखिए आप देखिए आप डिसरिस्पेक्टफुल ना हो प्लीज, आप प्लीज डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। हम आपकी बात सुकून से सुन रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। अगर आप डिसरिस्पेक्टफुल होंगे तो फिर ये फिर हम इस किस्म के सेशंस करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप ये प्लीज अपनी एक डेकोरम उसको मेंटेन करें, ठीक है, प्लीज डिसरिस्पेक्टफुल ना। डायरेक्टर्स भी आते हैं, आज इंटरनेशनल स्टील के 3 डायरेक्टर्स सर ऐसा होता है। अगर आप लोग नहीं करते और आप लोग सर हमें ऑनलाइन लेते भी नहीं, ऑनलाइन तो आप हर वक्त होते हैं, ऑनलाइन हर वक्त होता है, बेनिफिट्स की बात कर रहा हूं मैं आपको। जी आप ये बताइए कि आप अपने एम्प्लॉई जो है उनकी कितने परसेंट इंक्रीज करते हैं सर? देखिए, एक तो मैंडेटरी इंक्रीज होता है, जो मिनिमम वेज का इंक्रीज होता है। अभी इस वक्त कोई तकरीबन 18% मिनिमम। इस साल कितना बढ़ा है? 25 से 35 कुछ ना हुआ, 20% का इंक्रीज है। यानी आपके जो लोअर एम्प्लॉई है जी 20%। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके सीईओ की तनख्वाह थी 30 मिलियन लास्ट ईयर, ठीक है, लेकिन उसको 20 मिलियन किया गया, कितना परसेंटेज हुआ? देखिए एक मिनट सर, जी मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ, मैंने तो उस पर बहस ही नहीं की ना। मैंने कहा लोअर एम्प्लॉई की आपने 20% बढ़ाई, जबकि वो गलत है। मैं उसको साबित कर दूंगा, इसलिए कि मैं पढ़ के आया हूँ। आपके सीईओ की तनख्वाह जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज है? 13 to 20 जरा बताया। नहीं, 30 से कैसे आप कह रहे हैं? हाँ ठीक है, कितने परसेंट? कितने साल बाद बढ़ी है देखा आपने? नहीं आप पूरा देख कर आए ना, फिर हम बात करेंगे ना। देखिए आपके पास है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टॉक की रिपोर्ट भी रखी हुई है, वहां से उठा लें। मैंने ये सवाल ही नहीं किया। आपने सवाल मुझसे पूछा कि इस साल क्यों बढ़ी है, मैंने आपको इसका जवाब दिया कि पिछले 5 साल में कितनी बढ़ी है, पहले आप वो चेक कर कराएं। आप बिल्कुल ठीक है, 30% से बढ़ी है ना, कितने साल बाद बढ़ी है वो देख लें। 10 मिलियन बढ़ी है ना, 20 मिलियन के ऊपर आप 20 मिलियन। मैंने किसी अमाउंट की बात नहीं की, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक वन लाइन की, मैं अदर पे जा ही नहीं रहा। देखिए वो देखिए मेरा ये मकसद नहीं है। आप पब्लिक अगर आप फाइनेंशियल उठा लेना, ये हर किसी की सैलरी के ऊपर बेसिक रिजर्वेशन होती है
और जो ग्रॉस, जी 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 बोले 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 बोले। मैंने ये पूछा कि आपने अपने लोअर स्टाफ की तनख्वाह कितनी परसेंटेज बढ़ाते ईयरली? जी आपने कहा 20%। जो मॉनेटरी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी। मैंने उस पे भेज दी, लेकिन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपसे बोला आप कितने, आप 2% बढ़ाए, 1% बढ़ाए, 100% बढ़ाए, बिल्कुल ठीक बस है। तो चैलेंज भी नहीं करा था। मैंने ये भी नहीं कहा 20% क्यों बढ़ाई है, 17% क्यों निकली, 34%। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि 13 मिलियन को 20% हुआ 67%। आप 13 मिलियन को गलत पढ़ रहे हैं, मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल वो टोटल, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैनेजर इनोवेशन सर, देखिए बेसिक सैलरी की बात होगी, बेसिक सैलरी की बात, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी पूरे पाकिस्तान में किसी की भी कैलकुलेट नहीं होती है। जिसकी भी सैलरी कैलकुलेट होती है वो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होती है। बेसिक ये थोड़ा सा अरे लोगों का आवाज है ना पीछे, ताकि पीछे भी असल में माइक है ना, माइक को पहले मैं क्या कह रहा हूं, आप बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, और जब भी इंक्रीज होती है वो बेसिक सैलरी बढ़ती है, नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती जनाब। आप ये दुनिया का रूल है, बेसिक सैलरी पे आपका जो हाउस रेंट बढ़ता है, अदर प्लीज जो आपके है वो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कैलकुलेशन सैलरी की होती है वो सिर्फ ग्रॉस सैलरी की परसेंटेज पर होती है। बेसिक सैलरी का मैं बेसिक ठीक है बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन आज से कोई 25 साल पहले पाकिस्तान में बेसिक सैलरी पर होती थी। अब किसी भी जगह पर आप जाते हैं, कोई भी, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम हर जगह पे जाते हैं, हायर भी करते हैं या इंटरव्यूज भी देते हैं, हर जगह पे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन होती है। उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। ग्रॉस सैलरी बिल्कुल बिल्कुल ग्रॉस सैलरी, बिल्कुल ग्रॉस सैलरी। अगर आपको जरूरत होगी तो बिल्कुल मैं आपको पर्सनली दे दूंगा, बिल्कुल मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। ठीक है जी, और बताएं। तुम्हारा सवाल है तो करो भाई, नाराज हो रहे हैं यार, ये कह रहे डायरेक्टर से पूछना, डायरेक्टर से पूछ लेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ ये फोरम नहीं है, ये फोरम नहीं है। नहीं और देखिए मैं एक सवाल और है मेरा, जी जी कोई की बात नहीं, यू आर द स्केयर ऑफ द शेयर होल्डर एक्टिविटीज। नहीं, इसलिए कि देखें आपका जो हेड ऑफिस है कराची है, आपका सीईओ कराची में बैठता, आपके डायरेक्टर जितने भी है वो कराची में बैठते, फिर ये गदूर अमल है। आप कितने कंपनीज के शेयर होल्डर हैं? नहीं अब आप टेक्निकल बात करें, मैं आपको टेक्निकल जवाब दूंगा ना। आप कितनी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, कितनी? तो आप देखें ना, उनसे सिर्फ ये पूछ लें कि उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो शेयर और वो मीटिंग क्या करते हैं। तो कराची में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, गदूम का रजिस्टर्ड ऑफिस पेशावर में, क्यों ऐसे कर नहीं सकते ना। रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पे लॉ देख लें जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस रजिस्टर्ड ऑफिस हम अगर हर साल रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं कर सकते। नहीं कोई लॉ में चेंज कर सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, जिस जगह आप ऊपर आ जाइए, रजिस्टर्ड शेयर ऑफिस मैं बोलता हूँ, रजिस्टर्ड शेयर ऑफिस का मसला है। आपको अगर इनफ शेयर होल्डर्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो आप जवाब दे दो आपको मैं। तारुफ करा दो इनका, ऊपर उठा लेंगे। मैं ब्रीफिंग से पोस्ट करने आया हूँ। बुरी बात है, आप ऊपर आ जाए। डेकोरम की बात है, डेकोरम नहीं होता, ये डेकोरम नहीं होता। कोई बंदा घर से बोले, आपका एक सवाल ये था ना रजिस्टर्ड ऑफिस का। तो पहली बात तो जितना रजिस्टर्ड ऑफिस से एजेंट वहीं पर होती है, एजेंट वहीं पर होती है, ठीक है। दूसरी चीज इवन कि हम उसके बावजूद भी वो वेब लिंक अवेलेबल करते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होते हैं अपना वो पोर्टफोलियो के साथ हमें रिक्वेस्ट देते हैं, हम उन सबको रजिस्टर करते हैं। और हाँ जी जी प्लीज, अगर 10% शेयर होल्डर जी अगर रिक्वेस्ट कर दें, आप उस शहर में आपको जगह देना लाजमी हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब ये वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस अल्टरनेट ये हो जाएगा। तो सर अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करें, एक डायरेक्टर आपका जो है जो 10% होल्डिंग होगी सर, वो कह दे कि जी मैं हमारे कहने पे, सर हमारे कहने पे मैं तो सर ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप नाराज हो रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा ये बताएं मुझे। सर उनसे रिक्वेस्ट निकाल लेता, आप
आप एजीएम पे आते हैं, आप तो एजीएम अटेंड करते हैं आप। नहीं, हमारी वेब एजीएम तो हर वक्त लिंक अवेलेबल होता है, और आप ऑनलाइन भी थे, फिजिकल मीटिंग्स भी आपने की नहीं, हर मीटिंग अवेलेबल होती है। शेयर होल्डर के पास राइट है कि उसको वो ऑनलाइन अप्लाई करे और मीटिंग ज्वाइन कर ले। खत्म। 2 साल अगर आप फायदा नहीं बोल देगा ना, आप बोलने होते प्लीज। 2 साल पहले आप भी थे, हनीफ साहब भी थे। मैंने सारे बताए भी आपको, हम प्लान नहीं है, मैंने आपको सब चीजें बताई, बड़ा ओपनली बताई, अनफॉर्चुनेटली बड़ा मैंने ब्लंटली बता दिया। मैं एक दफा गलती करता हूँ। देखिए डिविडेंड का इस वक्त आप लोग खैर मुझसे ज्यादा समझते हैं, जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे अपने कैश फ्लोस को प्रोटेक्ट कर रही हैं इस हाई कॉस्ट के अंदर। देखिए वो हमारे नहीं है, वो आपके पैसे हैं, ठीक है, शेयर होल्डर आप हैं। देखिए वो छोटी सी कैपिटल है, 38 करोड़ की है ना, बिल्कुल सही, क्या होगा 38 करोड़ ही जाएंगे सर एक और प्रोविजन, अच्छा वो ठीक है, 228 करोड़। सर एक और प्रोविजन है, सर एक और प्रोविजन है, आपके सेट माशाल्लाह सेट है सर, स्पॉन्सर चाहे अपना वेव कर सकते हैं, इससे माइनस शेयर बहुत सारी कंपनी करती है, सारी नहीं, सर कितना बड़ा ग्रुप स्माइल से किया सर, अरे पता नहीं सारी स्माइल से किया सर, बहुत अच्छे तक करते हैं वो, हालांकि प्रॉफिट में थे वो सर, उन्होंने अपना इतनी कंपनियां जो बनाई हैं, इतना बड़ा ग्रुप बना लिया, वो अपने वेव कर लेते थे, वो कोई लॉस नहीं था। जो आप हमारे माजरत के साथ अल्फाज में जैसे अब जो रोना पिटना कर रही तो 2 साल से हुआ ना, इससे पहले ग्रोथ चल रहा था, बल्कि इतनी ग्रोथ आई थी जो आपने इतना बड़ा कैपेक्स कर लिया, तो स्माइल जैसे उससे पहले से वो वेट कर लेते थे अपना कि हम जो स्पॉन्सर शेयर होल्डर हम कुछ भी नहीं लेंगे, जो 5-10% जो माइनर शेयर होल्डर है उनको ये डिविडेंड है, तो आप इस तरह का चले हम प्रपोज कर देते हैं, अपने जो डायरेक्टर हैं उनको अपडेट कर देंगे, 70 साल से नाजुक तौर पे खड़े हैं, वो तो खड़े रहेंगे, खत्म नहीं हो रहा, पता नहीं कहां खत्म वो खड़े रहेंगे हम। क्या होगा, ये बड़ा इकॉनमी आ गया, हर कंपनी आए कहती है जी क्रेडिट, हर साल ये कहती है कि वो अपनी तनख्वाह अपने बेनिफिट में ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड करती है, आप पेमेंट नोट कर लिए, कंप्रोमाइज नहीं करती यार, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम भी चलो आने वाला है जी बहुत पे डिस्कस कर आप देख रहे आपने कॉटन परचेज कर ली, कॉटन ग्रेड तो नीचे आ रहे, डॉलर आपने कहा डॉलर नीचे आएगा तो देखिए ना सर, अब आप कहेंगे मैंने प्रोफेशनल वे में बताया था कि नीचे आएगा तो हमें खतरा है, सर ये आप नीचे डॉलर आएगा तो एप्रिशिएट होगा तो मुल्क के लिए फायदा है, अब आपने इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी। ये आपको किसने कह दिया मुल्क के लिए फायदा है, कैसे? अगर मुल्क के लिए फायदा होता तो $150 पे हो चुका होता ना, $150 जब था तो उनको फायदा हो चुका होता। ये बड़ा इकोनॉमिक सिनेरियो, ये सब इस कंपनी को फायदा नहीं है, लोकल आवाम को कोई फायदा नहीं है, एक्सपोर्टर को बहुत फायदा है। देखें एक्सपोर्ट उसको जो डॉलर है वो चेक करना कि सिर्फ एक्सपोर्टर को फायदा नहीं है, अगर आपका डॉलर बहुत सस्ता हो जाता है तो उसके सामने आपकी लोकल इंडस्ट्रीज तबाह हो जाती है, सारे ट्रेडिंग कंपनीज खुल जाती हैं जिसके अंदर ना एम्प्लॉयमेंट होती है ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और ये जो हम आज भुगत रहे हैं इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे मुल्क ट्रेडिंग मुल्क बन गया है, हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ से 1 पैसे ऊपर बेच देते हैं। ये 2 साल में 25-30% हुआ है, अब रेडिंग हो गया, इससे पहले जो रहा था वो क्या हो रहा था सर, ये अनयूजुअली डाउन हुआ है, इसको इस तरह अप्रिशिएट होना चाहिए। आपकी इन बातों में यार, इस तरह इंपोर्ट अभी रिस्ट्रिक्ट किए, दोबारा करें। चलें हम इसके नहीं सर, ये डायरेक्शन देंगे सर, नहीं मैंने पहले सर डायरेक्शन दी है सर, मैं वो कंडक्ट कर रहे हैं वो देखेंगे, वो नहीं देख रहा था, आप उधर बैठ जाए, नहीं सर अब चेक नहीं कर रहे हैं आप लोग यार। देखिए डेकोरम आप बिल्कुल बड़ा आप अच्छा मेंटेन कर रहे हैं वैसे, लेकिन आपके जितने भी सवाल है ना, बहुत अच्छी बात से मैं आपके जितने भी सवाल है ना वो आप लिख लें, ठीक है, हम ये सेशन के बाद आपसे अलग से बात कर लेंगे, जितने भी आप लिख लें, राइट डाउन। ऑनलाइन क्वेश्चन है बोल जी सर आप डिस्टर्ब ना करें ना सर, इसको करने दें सर, मेहरबानी प्लीज वो कर रहे हैं ना सर, वो कंडक्ट कर रहे हैं सर, उनकी जिम्मेदारी है ये। और पूछते थे सवाल किसी को, या आप कोई और पूछ रहे थे? अरे यार मैं सर प्लीज अस्सलाम वालेकुम। सर मैं कर रहा हूँ आप लिख लेना आप लिखिए, आप भी ना बोलो, मैं तो ये कर, इनको करने दो यार।
समझ नहीं रहे यार। ले ले प्लीज सवाल, एक क्वेश्चन सवाल है ले। वो लेना सर प्लीज। हेलो सर। जी जी अखिल गो अहेड। हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर प्लीज जी क्वेश्चन। आ रही है आपकी आवाज। जी जी सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि सर आपके जो स्पिनिंग के मार्जिन थे वो FY23 के अंदर में जो PBT आ रहा है सेगमेंट के अंदर में 1.2 बिलियन था, जो पिछले साल 4.89 बिलियन था। तो सर मुझे ये मालूम करना है गोइंग फॉरवर्ड हम FY24 में क्या एक्सपेक्ट करें, और खासतौर पर फर्स्ट क्वार्टर में क्या ये मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और पूरा गोइंग फॉरवर्ड FY24 में हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें स्पिनिंग मार्जिन में? मार्जिन स्पिनिंग के बहुत हद तक टाइट होंगे, जैसे अभी हमने बताया ना, कॉटन की प्राइसेस भी बड़ी वेरी कर रही हैं, प्लस जो डॉलर पीकेआर एप्रिसिएशन है वो भी आपके मार्जिन स्क्वीज कर रहा है, तो ये काफी चैलेंजिंग होंगे। ओके, तो सर फर्स्ट क्वार्टर भी सर अच्छा होगा कि मतलब थोड़ा सा आवाज कम हो जाए तो। फर्स्ट क्वार्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब सेकंड और क्वार्टर ऑनवर्ड जो है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, तो वो अगर किसी वक्त रिवाइव कर जाती है इकोनॉमीज दोबारा और डिमांड इतनी आ जाती है तो शायद इंप्रूव हो, अदरवाइज वो भी चैलेंजिंग होंगे स्पिनिंग के लिए। ओके ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। आपने 23 बिलियन की आपके पास इन्वेंट्री है इसमें? नहीं, अब नहीं, जहाँ 30 पे थी, ठीक है 30 पे जी तो हमें जी 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 बिल्कुल तो उसके कॉटन की जो प्राइस थी काफी हाई थी जी। अब रिलीज भी और डॉलर भी थोड़ा सा तो उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या देगा? देखिए वही मैंने अभी बताया कि कॉटन प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, हमने साथ में बाइंग भी की है उसके साथ, तो हमने काफी हद तक अपने आप को हेज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे जिस वक्त भी हम अपनी बाइंग रोकते हैं और उसके बाद मार्केट और नीचे जाती है, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट होगा, ठीक है। और उसका एक डाउनसाइड है, अपसाइड ये है कि किसी वक्त मार्केट अगर रिवर्स करती है तो वो प्रॉफिट भी आपके पास ही आना है। नाउ दिस टाइम आप क्या देख रहे हो जो पोजीशन अभी हमारी जो पोजीशन है हम नेट टू नेट कह सकते हैं, मार्क टू मार्केट जिसको हम कहते हैं, हाई पे थी अभी लो पे थी, लो पे भी किए तो एवरेज हो गई है जी, बिल्कुल एवरेज हो गई जी, एवरेज हो गई। फ्यूचर मतलब इसमें देख रहे हैं आप डॉलर को वैसे उसमें आप तो खैर नहीं चाहेंगे, नहीं, मैं मेरे चाहने से अगर कुछ होता तो मैं सब चाह लेता और सब कर लेता, मगर सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होता। देखिए मैं मेरा अपना व्यू ये है कि डॉलर एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन होना हमारे मुल्क के लिए वो जरूरी है, ठीक है। उसको अगर आप बहुत अंडर वैल्यू कर देंगे वो भी डेंजरस है, जैसे ओवर वैल्यूड हो गया था 330 के लेवल पे, वो भी गलत था। लेकिन एक रैशनलाइज लेवल पर आना जरूरी है, उसके साथ और बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट है, उसमें आपका इन्फ्लेशन है, उसमें आपकी यूटिलिटी की कनेक्टेड प्राइसेस हैं, वो सारी चीजें जब आप क्लब करते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है। खाने का ऐलान हो गया लगता है खाने का टाइम हो गया जी। और कोई सवाल है? ये है ठीक एक ही का? चलो सवाल दूसरा कौन सा है? आप बस जाओ, बैठे रहो, मैं काम नहीं कर रहा। आप बैठे, हम आपके साथ करें हम आपके साथ जी आप बताएं, और सवाल आपके कोई है? नहीं हुआ, मैं बात करूंगा, मेरी कंपनी नहीं है। एक मिनट, पूरी दुनिया की अच्छा चलिए सेशन क्लोज कर देते हैं फिर उसके ये बाद। कॉर्पोरेट की एक राय है कि ये डिविडेंड बोनस जो भी है डायरेक्ट ये कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं ये प्रपोजल है ना, शेयरहोल्डर का प्रपोजल है सर, आप क्यों हम सिर्फ प्रपोजल है सर। सेशन क्लोज कर दो। अगर ये तो ऑनलाइन कोई भी नहीं नहीं तो हम सेशन एंड कर देते हैं। खत्म करने सर। माशाल्लाह ये नीचे ऊपर आए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का Question in the chat box. So we are closing the session. Thank you everyone for joining. थैंक यू।